सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे पीएनसी। नाम ज्यादा लंबा हो जाता है तो शॉर्ट में बोलेंगे पीएनसी। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ये ध्यान रखना कि और क्लास 11th ये जो चैप्टर है ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा। 12th में भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा और 11th में अभी आप पढ़ोगे, इसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये यूज है, और प्रोबेबिलिटी जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें इसका बहुत यूज है। तो जब 12th क्लास में भी हमारे पास चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर भी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज है। तो इसको बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को क्लियर करते चलना है। अगर इसमें कोई भी टॉपिक वीक रह जाता है तो आगे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम इज नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी थोड़ा बहुत यूज है, बट प्रोबेबिलिटी में इस चैप्टर का भरपूर यूज है। तो प्रोबेबिलिटी 11th में भी है और प्रोबेबिलिटी आपकी नेक्स्ट ईयर मींस 12th में भी है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके सभी टॉपिक्स को क्लियर करते चलना है। जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनसी मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए परम्यूटेशन को हम बोलते हैं, ये होता है हमारा अरेंजमेंट। इसका जो नाम है हमारे पास वो है, जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसे हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट से मतलब है जैसे आप अपने घर में अपनी बुक्स को जब आप किसी अलमारी में रखते हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फिजिक्स की बुक पहले रखनी है, उसके बाद केमिस्ट्री की बुक रखनी है, उसके बाद इंग्लिश की बुक रखनी है, या कॉमर्स या हिस्ट्री, जो भी कोई आपके पास बुक्स है वो सब क्या है हमारे पास अरेंजमेंट। ऐसे ही दूसरा नाम हमारे पास इस चैप्टर में जुड़ा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मतलब है यहाँ पर सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन का नाम है दूसरा हमारे पास सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए सपोज करो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और मुझे उनमें से 11 प्लेयर्स लेने हैं, क्रिकेट की टीम बनानी है मुझको सपोज करो। तो 50 जो हमारे क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स थे उसमें से हमें पर्टिकुलर 11 स्टूडेंट्स उठाने हैं। कौन से वाले 11? भाई 50 जो 50 स्टूडेंट्स थे उसमें से तो हम कोई से भी 11 उठा सकते हैं जिससे हमें क्रिकेट टीम बना देंगे। तो वो क्या होता है हमारे पास सिलेक्शन, सिलेक्ट करना। जैसे हमारे पास काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मान लीजिए हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से मैं आप कहता हूँ कि कोई से भी 5 अल्फाबेट आप उठाइए, सिलेक्ट कीजिए। तो वो क्या होता है हमारे पास सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए, अभी ध्यान से देखना आप जरा, मैंने आपको अल्फाबेट दी कुछ A B C D E F G, ये 7 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे कहता हूं इन 7 अल्फाबेट्स में से कोई सी भी 4 अल्फाबेट्स को आप लीजिए। तो अब सभी स्टूडेंट से मैं अगर बोलता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने आपको 7 अल्फाबेट्स दिए हैं, इसमें से कोई से भी 4 मुझे सिलेक्ट करके दीजिए, कोई से भी 4। तो कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे जैसे A B C D, कुछ सिलेक्ट करेंगे D E F G, कुछ सिलेक्ट करेंगे B F G A एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं, ध्यान से देखना, ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं ये हमारे पास सिलेक्शन हुआ। और इसी सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही काफी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनेंगे, ध्यान से देखना, A B C D D E F G एंड सो ऑन। आप जो हर स्टूडेंट से अलग अलग तरीके से हमें 4 अल्फाबेट को सिलेक्ट करके देगा। तो ये जो सिलेक्शन है इसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या हो गया कि जब मैं सभी सिलेक्शन को काउंट कर लूंगा
तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। अब हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 अल्फाबेट्स हमने ली हैं उसमें से 4 अल्फाबेट्स के सिलेक्ट करने के कुछ लिमिटेड वेज तो होंगे। मान लीजिए 20 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं या 50 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वो हमारे पास होता है कॉम्बिनेशंस। ठीक, अब मैं दोबारा बोलता हूं, इन सिलेक्शंस में से ये जो सिलेक्शंस मैंने बनाए हैं इसमें से मैंने एक सिलेक्शन उठा लिया, ए बी सी डी। हमने उठाया एक सिलेक्शन ए बी सी डी। अब मैं आपसे कहता हूं कि ए बी सी डी से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स बनाइए। मान लीजिए मैंने ये 4 अल्फाबेट एक पूरी क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं बोल रहा हूं आप इससे टोटल वर्ड्स बनाइए, कितने बन सकते हैं। तो कुछ बनाएंगे जैसे मतलब मीनिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो वर्ड हमने बनाया है उसकी कोई मीनिंग आएगी, मीनिंग से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस बना दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ने बनाया ए बी सी डी, एक वर्ड है। एक ने बनाया ए सी बी डी, एक ने बनाया ए डी सी बी, एक ने बनाया बी ए सी डी, एक ने बनाया सी ए बी डी, एक ने बनाया सी ए बी डी, सी ए बी डी बन गया सी बी ए डी, तो एंड सो ऑन। अभी आप देखना जरा यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मैंने आपसे कहा था कि 7 अल्फाबेट्स में से कोई सी भी 4 अल्फाबेट्स मुझे सिलेक्ट करके दीजिए। तो आपने ऐसे सिलेक्ट किए, वो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और सबका जो कलेक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशंस, जो जितनी टोटल सिलेक्शंस बन सकते हैं। कुछ तो लिमिट होगी 7 में से 4 के बनाने की, कभी तो खत्म होंगे। अगर मैं ऐसे डिफरेंट बनाने शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं जाकर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब जब ये खत्म हो जाएंगे सारे, उसके बाद अगर हम कोशिश करेंगे बनाने की, सपोज करो मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, मान लीजिए सपोज करो ये आपके पास है 4 अल्फाबेट, मुझे पता है कितने बनेंगे वर्ड्स, इससे 120 वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो अभी 120 नहीं बनेंगे, इसके बनेंगे 24 वर्ड्स बनेंगे इससे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। जब आप ऐसे अरेंज करने शुरू करोगे तो ये 24 बनने के बाद जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया है, ये हमने क्या अरेंजमेंट, ये हमने क्या किया है अरेंजमेंट। भाई अरेंजमेंट ही तो हुआ, बी को यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया, सी को यहाँ उठाया, तो अरेंजमेंट हुआ। किसी भी चीज का प्लेस चेंज करना इज अरेंजमेंट। आपने प्लेस चेंज किया है, कोई नया अल्फाबेट इसके अंदर नहीं डाला है, आपने ए बी सी डी के ही जो प्लेसेस हैं उनको ही आपस में चेंज किया है। कभी किसी को आगे कर दिया, किसी को यहाँ कर दिया, किसी को यहाँ पे कर दिया। जैसे बी ए सी डी है तो आपने क्या किया, सी को यहाँ लिख दिया और सी और बी का प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि इनको अरेंज कर दिया। ये क्या होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं परमुटेशन। अभी हम सीखेंगे टोटल कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, टोटल कितने सिलेक्शन हम बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर की एक खास बात है, आप कुछ भी बोल दीजिए वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। किसी नंबर से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन पर कुछ भी आप बोल दीजिए वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलो पहले इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार परमुटेशन, ये हुआ हमारे पास एक परमुटेशंस, और ये सब जो बनेगी ये क्या बनेगी हमारी परमुटेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो कलेक्शन होगा हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन, total of collection of all permutation is called
परम्यूटेशंस, ठीक है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर आपस में आप चेंज करते हो वो होता है हमारा अरेंजमेंट, उसे बोलते हैं परम्यूटेशन। और अगर आप किसी ग्रुप में से कुछ नंबर्स या कुछ अल्फाबेट या कोई भी कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो वो होता है हमारे पास सिलेक्शन। मान लीजिए हमारे पास 3 चेयर हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक का नाम है ए स्टूडेंट्स, एक बी और एक सी। अब आप इन 3 स्टूडेंट्स को ये 3 चेयर पे आप बैठाना चाहते हो, तो आप मान लीजिए मैंने ए को इस चेयर पे बिठाया, बी को यहां दिया और सी को यहां, तो ये क्या है? ये हमारे पास अरेंजमेंट मींस परम्यूटेशन, ठीक है। अभी मैं इसको डिफरेंस बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कहां कॉम्बिनेशन है, कहां परम्यूटेशन है। अब जैसे मान लीजिए आपने ए को यहाँ बिठाया, बी को यहाँ बिठाया, सी को यहाँ बिठाया। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं बी को ये वाली सीट देता, ए को ये वाली और सी को ये वाली, ठीक है। ऐसे ही चलो अभी पहले ए का ही देखते हैं। हमने ए को ये दिया, सी को ये दिया, बी को ये दिया। मैंने बी को यहाँ बिठाया, ए को ये वाली चेयर दी, सी को ये दी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब सुनिए ध्यान से जरा, ये 6 अरेंजमेंट है मेरे पास। इन 6 अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं 3 स्टूडेंट्स को, या कोई भी ये 3 बच्चे हैं हमारे पास, इन 3 स्टूडेंट्स को इन 3 चेयर पे अरेंज कर सकता हूं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6, इन 6 के अलावा और नहीं बन सकती, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, मान लीजिए हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, चेयर हमारे पास मान लीजिए 50 हैं, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? अगर मैं ये वाला तरीका लगाता हूँ, ये वाला तरीका लगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 50 बच्चों को अरेंज करना ए बी सी डी एफ जी करके तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ मेथड बनाए हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये मैंने जो आपको समझाया, ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, ठीक। जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी चीज को, तो जहां पर भी सिलेक्ट करने की, देखो क्वेश्चन को पढ़ के उसे फील करना है हमें कि उसके अंदर वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है या अरेंज करने के लिए बोल रहा है। अभी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी। अब जितने भी क्वेश्चन जब हम करेंगे, तो जब हम बोर्ड पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारी बुक से आ जाता है, यानी कि जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंट आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको सोल्व करना, और वो तभी होता है जब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो। तो जितनी भी छोटी छोटी बातें बोली जाएंगी, लिखवाई जाएंगी, उन सबको आप अच्छे से लिखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है 12th क्लास के अंदर। प्रोबेबिलिटी 10 नंबर के एग्जाम में आती है और टोटल डिपेंड करती है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। सो इसको अच्छे से पढ़ना। तो अभी मैंने बात की थी कि अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट बनाने लगूं, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, जैसे 1 2 3, तो मैंने इजीली सोल्व कर दिया कि भैया 6 अरेंजमेंट बने, यानी कि 6 परम्यूटेशन बनी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो उनको अरेंज करना इस तरीके से मुश्किल होगा। तो अभी हमारे पास इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 जो प्योर परम्यूटेशन पे डिपेंड होंगे, नंबर 2 प्योर कॉम्बिनेशन, और नंबर 3 मिक्स होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ प्योर परम्यूटेशन होंगी, प्योर कॉम्बिनेशन, और कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? मिक्स। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम प्योर परम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बुक में जो हमारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो भी इसी टाइप से ही है। शुरू की 2 एक्सरसाइज आपकी परम्यूटेशन की है,
उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन किए, उसके बाद हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें आप जितने ज्यादा देखिए, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप, तो ये चैप्टर आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास जो भी हेल्प बुक है, सब तरह की हेल्प बुक जितनी भी होती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इस चैप्टर को आप उस बुक से जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, क्या है ये, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पैंट हैं P1 P2, और हमारे पास तीन शर्ट्स हैं, शर्ट्स जो हम शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो तीन है हमारे पास, S1 S2 और S3। ठीक है, देखिए ये जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को देख करके हमें लगता है कि तो बड़ा हंसी आएगी, बट लेकिन इससे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। सो आपको समझना है, मैंने आपको बताया कि आपके डेली लाइफ में भी पता नहीं कितने क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बनते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो मुझे A और B दो प्लेस हैं, सुना, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। A और B दो प्लेस है, मुझे 10 बसें हैं हमारे पास, 10 बस हैं, जो A से B पे जाएगी और फिर B से A पर वापस आएगी। तो हम कितने तरीके से, हमारे पास कितने मेथड हैं कि हम A से B पर जाए, देन B से A पर वापस आए, और 10 बसें हैं हमारे पास। तो हम एक राउंड पूरा करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, अगर मैं डिफरेंट कोई सी भी बस अगर हम यूज कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको भी हम समझाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास है, यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस मेथड से हम काफी हद तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ सभी क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, बट काफी हद तक हम इस मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और मोस्टली हम लगाने की कोशिश ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगाते हैं कि किस तरह से हमें काउंट करना है। अब आप देखिए, मान लीजिए जैसे P1 और P2 मेरे पास दो शर्ट हैं, और S1 S2 S3 हमारे पास, S1 S2 और S3 हमारे पास तीन शर्ट्स हैं। हम कितने तरीके से इन पैंट और शर्ट्स को पहन सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए हमारे पास S1 S2 S3 और P1 और P2, ध्यान से देखना, S1 S2 S3 शर्ट्स है, P1 P2 हमारे पास पैंट है। अब आप देखिए, मान लीजिए P1 पैंट है हमारे पास, ध्यान से सुनना, इस P1 पैंट के साथ मैं ये तीन शर्ट्स पहन सकता हूं। मान लीजिए मैंने P1 के साथ S1 शर्ट पहनी, S2 या S3 मैं शर्ट्स पहन सकता हूं। ठीक है, तो ये बना मेरे पास P1 S1, ये बना मेरे पास P1 S2, और ये बना मेरे पास P1 S3। ये अरेंज कर रहा हूं मैं पैंट को शर्ट्स के साथ। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या है हमारे पास, परम्यूटेशन टॉपिक चल रहा है हमारे पास सभी। ठीक है, तो अरेंजमेंट भी तो हुआ, पहले इसे अरेंज किया, फिर इसको अरेंज किया, फिर इसको अरेंज किया, तो ये क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट। और हम पढ़ कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मान लीजिए हमारे पास, ये हमारे पास पैंट है P2, और S1 भी पहन सकता हूँ, ऐसे ही S3 S2 मैं कोई सी भी शर्ट इस पैंट के साथ पहन सकता हूँ। तो ये मेरा बना P2 S1, ये बना मेरे पास P2 S2, और ये बना मेरे पास P3
S3। ऐसे ही अब ये हम गिनते हैं कितने बने ये हमारे पास, 1 2 3, सुनना ध्यान से, एक पैंट इंटू 3 शर्ट्स, ये आया हमारे पास कितना, 4। चलो एक पैंट और ले लेते हैं, चलो पैंट हम एक और बढ़ा लेते हैं, 3 पैंट कर लिए हमने, तो S3 के साथ S1 S2 S3, तो ये बना P3 S1 P3 S2 और P3 S3। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो P2 के साथ भी हमारे पास 3 केस बने, P2 S1 P2 S2 P3 S3। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पैंट एंड शर्ट्स। हम कितनी पैंट, ये सभी पैंट्स इन सभी शर्ट्स के साथ अगर हम पहने तो हम कितने तरीके से पहन सकते हैं ये पैंट और ये शर्ट्स को एक साथ। मतलब एक साथ से मेरा मतलब तीनों पैंट नहीं पहननी है, कोई सी भी एक ही पैंट पहनी। कभी आप कहो मैं तो 2 पैंट पहन के और 3 शर्ट ऊपर से डाल ली तो मेरा अरेंजमेंट बन गया, नहीं। जो भी राइट वे होता है, आप एक पैंट और एक शर्ट ही पहनोगे, कभी 2 शर्ट या 4 पैंट नहीं पहनोगे, इसीलिए अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। तो अब P1 के साथ मैं S1 पैंट पहन सकता हूँ, S2 भी पहन सकता हूँ, S3 भी पहन सकता हूँ, ये 1 और ये 3, तो 1 into 3 इज इक्वल 1 into 3 इज इक्वल टू 3, ये मैंने प्लस कर दिए। अब ऐसे ही अगर यहां पर आप देखोगे, एक पैंट थी, 3 शर्ट्स थी, तो टोटल वेज 1 2 3 कितने आए हमारे पास, 3 ही आए। ऐसे ही यहां पर आप देखिए 1 2 3, तो ये भी कितना है, 1 into 3 इक्वल टू 3। अगर मैं टोटल गिनूं, अगर मैं इनको टोटल काउंट करता हूं तो क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे भाई, 3 मेथड, जो 3 वेज तो ये आए हमारे पास, 3 वेज हमारे पास ये आए, 3 वेज हमारे पास ये आए, तो टोटल वेज कितने हुए हमारे पास, 9। इट मींस ये पैंट और ये शर्ट्स को मैं पहन सकता हूं 9 तरीके से। कितने तरीके से पहन सकते हैं हम इसको, 9 तरीके से। 9 मेथड है हमारे पास, 9 नंबर ऑफ वेज जिस तरह से हम इन पैंट और शर्ट्स को पहन सकते हैं। क्लियर है। तो अभी फंडामेंटल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है, अब आप सुनिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने क्या बनाया है। देखिए मेरे पास 2 इवेंट हैं, सुनना ध्यान से, मेरे पास 2 इवेंट हैं, पैंट है, उसके बाद मेरे पास शर्ट है। मान लीजिए जो मेरे पास पहली इवेंट है, पहली इवेंट के होने के मेरे पास 3 वेज हैं। नंबर ऑफ वेज टू अकर इवेंट ए, एक इवेंट ए के अकर होने के मेरे पास 3 वेज हैं। ऐसे ही दूसरी इवेंट के भी मेरे पास 1 2 3 वेज हैं। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9, तो इसे हम मल्टीपल रूल भी बोलते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी है और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल भी है। यानी कि इसकी अगर हम 2 इवेंट की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे हमारे पास, 3 3 जा 9। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9। अब फंडामेंटल, ये क्लियर है आपके पास। सपोज करो हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास जो है पैंट है, शर्ट है, और मान लीजिए मेरे पास टाई है, T1 एंड T2। अब मेरे पास 3 इवेंट हुई, पैंट, शर्ट्स और टाई। तो अब मैं इन तीनों को आप कैसे यूज करोगे, अब हम देखो इनको तीनों को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने पैंट और शर्ट्स को हमने यूज कर लिया। अब आइए यहां पर देखिए, अब ये हमारे पास है, अब यहां पर T1 और T2, T1 T2 T1
T2 T1 T2, इन सब के साथ T1 T2 लगा दीजिए, T1 T2 T1 T2। अब आप देखिए, मैंने पैंट ली, शर्ट ली, साथ में मैंने टाई ले ली इसके साथ। P1 S1 T1 ये मैं पहन के चल दिया मार्केट में या स्कूल में, जहां पर भी, ऑफिस में। अब ऐसे यहां पर देखिए P1 S1 T2, P1 S1 T2, ऐसे ही P1 S2 T1, P1 S2 T2, P1 S3 T1, P1 S3 और T2। ऐसे यहां पर बनेंगे हमारे पास P2 S1 T1, P2 S1 T2, P2 S2 T1, P2 S2 T2। ऐसे यहां पर हमारे पास बनेंगे P3 S3 T1, P3 S3 T2। इसी तरीके से यहां पर बनेंगे हमारे पास P3 S1 T1, P3 S1 T2, P3 S2 T1, P3 S2 T2। और इसी तरह से यहां बनेंगे हमारे पास P3 S3 T1, P3 S3 T2। अब आप देखिए ये कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18, ये टोटल हमारे पास ये अरेंजमेंट है, मींस परम्यूटेशन। तो हमारे पास ये टोटल जो परम्यूटेशन बनी है वो 18 बनी है। कितनी परम्यूटेशन बनी है हमारे पास, 18। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रही है, मल्टीपल थ्योरम की से हम बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पहली इवेंट है हमारे पास पैंट, दूसरी इवेंट है हमारे पास शर्ट्स, तीसरी इवेंट है हमारे पास टाई। तो जो पहली इवेंट है उसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं, 3, दूसरी के भी 3 और इसे कितने हमारे पास 2। अब आप तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर मैं ऐसे निकालता हूं तो कितना टाइम लगता है, अगर मैं ऐसे केस बनाऊं तो कितना टाइम लगा, सिर्फ 3 इवेंट्स में। अगर मान लीजिए मैं इसी के अंदर 10 पैंट, 15 शर्ट्स और 7 टाई कर दूं तो ये बनाना आपके लिए महाभारत हो जाएगा, बनने का नहीं है। और आंसर भी पता नहीं क्या निकलेगा, और इस तरीके से निकालेंगे तो 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए 15 पैंट है, 15 मल्टीप्लाई, 10 शर्ट है, 10 की मल्टीप्लाई, 10 टाई है, 10 की मल्टीप्लाई, सिंपल आंसर आ गया 1500। अब आप 1500 केस क्या बना सकते हो, अगर बनाओगे भी तो कितना तो हमारे पास टाइम लगेगा। तो ये बोलती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये सब कुछ जो भी यहाँ पे आप देखो तो नोट करिए, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों एक ही बात होती है। अब आप देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास है इफ an event can occur in m different ways. If an event can occur in m different ways following another event can occur following another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order, जो भी ऑर्डर आपको दिया हुआ है, is mn।
मीन्स m और n की हम क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मान लीजिए इवेंट इसमें लिखा है मैंने, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, then total number of occurrence of the events in the given order is mn। मान लीजिए एक इवेंट और है हमारे पास, the third event whose number of occurrence is p। मान लीजिए एक इवेंट m नंबर ऑफ वेज, एक के n एक के p, तो जो इवेंट है हमारे पास उसका mnp, m इंटू n इंटू p की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो अभी मैं आपको इसे एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। अब आप देखिए, ये फिलहाल जो हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन है अभी आप परम्यूटेशन से रिलेटेड है, उसके बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन। फिलहाल जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका सबको आप नोट करिए। तो अभी मैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज करो एक वर्ड दिया मैंने आपको रोज। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं बाय यूजिंग द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड रोज। मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया है ROSE रोज, मुझे इसके अल्फाबेट को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग से हमारा यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, मीनिंग आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इसमें हमारे पास ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। जैसे रोज हमें एक वर्ड दिया है, इसके अंदर इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मैंने आपसे बोला है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसमें एक और बनता है रिपीटिशन इज अलाउड, तो मैं आपको दोनों समझाता हूं। मान लीजिए एक हमें वर्ड दिया है रोज, इन अल्फाबेट्स को मैं अरेंज कर सकता हूं, जैसे RSOE, RESO, EROS, ERSO। तो इस टाइप से टोटल हमारे पास कितने वर्ड बनेंगे। अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए अगर ज्यादा इसके अंदर अल्फाबेट्स तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसका सिंपल वे ये होता है, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4, तो आप 4 बॉक्सेस बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास 4 इवेंट हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी इवेंट है मेरे पास 4 इवेंट है मेरे पास, 1 2 3 4। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड। मैं यहां पर लिख देता हूं RNA, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब आप सुनिए, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर R लिखा, तो मैं अब किसी और बॉक्स में R नहीं लिख सकता, मतलब ऐसे मैं नहीं बना सकता। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब है एक लेटर एक ही बार यूज करना है, चाहे किसी भी बॉक्स में यूज कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 लेटर हैं ROSE, ठीक। सबसे पहले मैं पहले बॉक्स पे आता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज, इसकी लैंग्वेज भी हम लिखेंगे, फिलहाल इसको समझिए। हमारे पास 4 इवेंट है, 1 2 3 4। सबसे पहले पहली वाली इवेंट है इस बॉक्स को सिलेक्ट करना, तो इस बॉक्स को मुझे भरना है, ठीक है। तो ये 4 अल्फाबेट में से, अब सुन लीजिए जरा, इन 4 में से मैं कोई सा भी एक लेटर यहाँ लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं चाहे यहाँ पर R लिखूं, चाहे यहाँ पर O लिखूं, चाहे यहाँ पर S लिखूं, चाहे यहाँ पर E लिखूं, मेरी मर्जी है, लेकिन चारों में से कोई सा एक मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, जो फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। तो इसको
फिल करने के इस इवेंट के होने की मेरे पास 4 वेज हैं, 1 2 3 4। मैं इन चारों में से कोई सा भी एक लेटर लिख करके इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, फर्स्ट बॉक्स के लिए वो कितनी है मेरे पास? 4। ध्यान से देखना, 4। अब इन चारों में से मैंने कोई सा एक लिखा है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूं? रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मतलब मैंने इस बॉक्स को फिल कर दिया, तो पक्की बात है मैंने इन चारों में से कोई सा एक मैं यहाँ पे लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर R लिखा है तो R को हटा दो, बचे कितने? 3। सुनिए ध्यान से, सेकंड इवेंट। तो अब हमें देखना है डिफरेंट वेज ऑफ सेकंड इवेंट। हमारे पास 3 बचेंगे भाई। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर R लिखा तो इसमें से R काट दो, अगर R नहीं लिखा, O लिखा तो O काट दो, फिर भी 3 बचे। S लिखा यहाँ पर तो फिर भी 3 बचे। तो इसका मतलब है जब आपने इस बॉक्स को फिल कर लिया है इन चारों में से किसी एक अल्फाबेट से, तो क्लियर है कि इन चारों में से एक आपका हट चुका है। तो बचे कितने? 3 भाई। एक आपने यहाँ लिख दिया तो बचे कितने? 3। अब इन तीनों में से कोई सा एक यहाँ पर लिख दिया, तो अब 4 में से 2 खत्म होंगे। कोई से भी 2 जो आपने लिखे, मान लो मैंने ये 2 लिख दिए, सपोज करो ऐसे यहाँ लिख दिया, EN मान लीजिए, तो बचे कितने मेरे पास? 2। अब 3 बॉक्स मैंने भर दिए, 1 2 3। 3 बॉक्स को भरने का मतलब है 3 लेटर मैंने हटा दिए, ठीक है। तो जब 3 लेटर हटा दिए तो 4 में से 3 गया, तो कितने बचे? 1। तो इसके लिए कितने इवेंट है मेरे पास? 1। फंडामेंटल थ्योरम, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये कहता है कि जितने भी वेज है उन सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24। इसका मतलब रोज के जो अल्फाबेट को अगर मैं अरेंज करूंगा तो टोटल मेरे पास 24 वर्ड्स बनेंगे इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपीटिशन अलाउड, RA मींस रिपीटिशन अलाउड। मतलब अब आप रिपीट भी कर सकते हो। तो अब आप दोबारा देखिए, 1 2 3 4, ROSE, रिपीटिशन अलाउड। मतलब किसी भी लेटर को कितनी भी बार मैं यूज कर सकता हूं। अब आप देखिए जी, इसके तो 4 वे ही हो गए, स्टार्टिंग तो 4 से ही होगी। पहली इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट जी। नेक्स्ट इवेंट के लिए कितने वेज आएंगे? 4 ही आएंगे, क्योंकि इसमें तो रिपीटिशन अलाउड नहीं था। इस वजह से जो यूज कर लिया उसे आगे यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4। भाई जब आप यूज कर सकते हो किसी कितनी बार भी, तो सभी के लिए 4 4 4 हो गए। तो इसमें जो बनेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे बनेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बनेंगे हमारे पास 256। तो इसमें कुल 24 बने, इसमें बने हमारे पास 256। तो ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपके पास कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरह से हम थ्योरम को यूज करें। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी हमारी क्लास में जो है फिलहाल वो इंट्रोडक्शन था परमुटेशन का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड अभी काफी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर आएंगे कॉम्बिनेशन पे। तो आज की क्लास में आप नोट करिए, और जितना भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो और आप उसे सोल्व कर लो। सो नोट करिए।